हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो क्या हाल चाल हैं आप सभी के। देखो हाल तो सबके बढ़िया होने चाहिए। देखो पेपर्स के पहले हाल बिगाड़ना देखो सबसे बेकार काम है भाई। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने हाल सही रखो, और दूसरी चीज़ ये कि भाई जो आज मैं कराने जा रहा हूँ ना, इसके बाद जो तुम्हारा जो डर है ना सेल बायो का, वो हट जाएगा। ये कर लो, इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, ये जो मैं चीज़ें लिखाऊंगा ना तुम्हें, और ये चीज़ें मैं तुम्हें करवाऊंगा ना, इनके बाद मैं तुम्हारे पास लेके आया हूं सबसे लगभग 30 क्वेश्चन। वो 30 क्वेश्चन कर लो, ये जो पीपीटी है सारी वो कर लो। इसके बाद तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। क्या तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है? तो नाम तुम्हारा सबसे पहले दिख रहा है कि सेल बायोलॉजी। सबसे पहली चीज, हर किसी को पता है सेल बायोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें तुम्हें पढ़नी होती हैं और क्या क्या चीजें तुम्हें नहीं पढ़नी होती। अब आगे बढ़ते अपनी अपनी मेन चीजों की ओर, जो कि आज तुम्हारे सामने यहां पर दिखी हैं। सबसे पहले डिस्कवरीज, जितनी भी डिस्कवरीज है भाई, जितनी भी डिस्कवरीज तुम्हारे सेल बायोलॉजी के चैप्टर्स में दे रखी है ना भाई, वो सारी की सारी डिस्कवरीज तुम्हारे सामने है। सबसे पहली चीज, किसने सेल डिस्कवर की। उसके बाद मैं तुमसे बात करूं किसने लाइव सेल डिस्कवर की। उसके बाद अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो सारी की सारी तुम्हारे सामने है। अब ये किसी को नहीं पता कि किसने लिख रखी है, किसने दी थी डिस्कवरी, किसने की थी डिस्कवरी। अभी सबसे पहले वो तुम्हारे सामने, ये जितनी भी चीजें तुम्हें यहां पर येलो कलर में दिख रही है ना भाई, सबकी चीजें मैं बताऊं कि सारे के सारे तुम्हारे सामने क्या है, क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं तुमसे पूछूं कि लाइव सेल की डिस्कवरी और सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो तुम्हारा काम यह है कि मुझे बताना। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हारी सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो नाम लिखो साइंटिस्ट का जिसने क्या की थी, सेल की डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहली चीज तुम्हारी सेल की डिस्कवरी की थी, वो तुम्हारे थे रॉबर्ट हुक साहब। कौन थे भाई? रॉबर्ट हुक साहब। कम से कम मैंने ये चीज तुम्हें लिखवाने से पहले और तुम्हें बताने से पहले तुम्हें 1000 बार बताई होगी कि रॉबर्ट हुक साहब ने सेल की डिस्कवरी किससे की थी। किससे की थी भाई? कॉर्क सेल से की थी। किससे की थी? तुम्हारी कॉर्क सेल से की थी भाई। किसने की थी? रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। और सबसे पहले सेल की डिस्कवरी, यानी कि जो डेड सेल थी तुम्हारी, उसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक साहब ने। पहला सवाल क्लियर होता है भाई तुम्हारा यहां। अगली बात करते हैं अपन लाइव सेल की। और लाइव सेल की जो डिस्कवरी की, यानी कि उसके जो डिस्कवरर थे, फाउंडर थे, वो थे अपने एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक चाचा। कौन थे भाई? नाम ही देखो तगड़ा इनका, तो नाम लेने में ही साला मुंह तक लग जाए। क्या है भाई इनका नाम? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अगर मैं तुमसे पहली चीज में, पहले सवाल के अंदर दूसरा सवाल तुमसे ये करूं मैं कि रॉबर्ट हुक साहब ने सेल की डिस्कवरी की, तो कौन से ईयर में सेल की डिस्कवरी की थी भाई? पहले बताओ चलो, कौन से ईयर में सेल की डिस्कवरी की थी? वो की थी तुम्हारी 1665 में भाई। कब की थी? 1665 में। कब की थी भाई? 1665 में। हर चीज सामने देखते जाओ और रिकॉल करते जाओ। देखो याद करोगे तभी जाके तुम्हारे सामने वाले जितने भी 30 क्वेश्चन है ना, वो तभी होंगे भाई। एक क्वेश्चन मिलेगा, उस एक क्वेश्चन में भी 4-4 क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज, रॉबर्ट हुक साहब ने कब डिस्कवरी की? 1665 में की थी। और किसकी डिस्कवरी की थी? तुम्हारे सेल की डिस्कवरी की थी। अब बात आती है तुम्हारी लाइव सेल की, जो की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक चाचा ने। और कब की थी भाई साहब तुम्हारी? वो की थी 1851 में। कब की थी भाई? 1851 में। फिर आगे बढ़ते हैं अपन चीजों के बारे में, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करते हैं। तो वो की थी तुम्हारी किसने? देखा, बता दो आज कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो तुम्हारा आंसर, और मैं आंसर बताता हूं। वो थे तुम्हारे रॉबर्ट ब्राउन साहब। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन साहब। देखो यहां पर कंफ्यूज मत हो ना, किस किस चीज में, रॉबर्ट हुक साहब में और रॉबर्ट ब्राउन साहब में। दोनों के सामने रॉबर्ट है, नाम से ही रॉबर्ट थे दोनों, लेकिन नाम दोनों का अलग अलग था और काम भी दोनों का अलग अलग था भाई साहब। रॉबर्ट ब्राउन साहब जो कि डिस्कवर किए थे उन्होंने न्यूक्लियस। अब मैं पूछूं तुमसे ईयर कि कौन से सन के अंदर रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी? कब की थी? देखा, बता दो आज। वो की थी तुम्हारी 1831 में। कब की थी भाई? 1831 में। तो मजा आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं अपने, और फिर देखते हैं कुछ चीजों के बारे में। अगर मैं तुमसे कहूं कि सेल थ्योरी दी किसने थी, पहले तो ये बताओ। और इसके बाद अगर फाइनल शेप की बात करूं कि सेल थ्योरी की फाइनल शेप दी किसने थी, वो बताओ भाई। देखो फाइनल शेप की थी तुम्हारे रुडोल्फ वर्चो साहब ने। किसने दी थी भाई? तुम्हारे रुडोल्फ वर्चो साहब ने। इनका तो नाम ही ऐसा ऐसा था, तो काम भी इनके खतरनाक होंगे। सेल थ्योरी की फाइनल शेप किसने की थी भाई साहब? तुम्हारे रुडोल्फ वर्चो साहब ने की थी। और अब अगर बात करूं सेल थ्योरी की बात कि कब की थी भाई, वो की थी तुम्हारे 1855 में। कब की थी? 1855 में। पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज और चौथी चीज, इन चारों चीजों का भाई साहब मेलन मिला के देखो, कुछ मिल रहा ना तुमको सम्मेलन इनका। देखो सारी की सारी चीजें याद करो, पहले तुम कर लिए याद।
तभी मैं आगे बढ़ूंगा, इन सारी की सारी चीजों को तुम याद कर लोगे तभी। ठीक है भाई। तो कर ली शायद, ये छोटी छोटी चीजें यार तुम ना याद करोगे तो कौन करेगा घर। बढ़ते हैं अगली चीजों के और अगला चीज है अपना क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन नाम किसने दिया था भाई साहब, और ये किससे रिलेटेड था तुम्हारा, ये भी बताओ मुझे। देखो जो क्रोमेटिन तुम्हारा नाम है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है, और हमारा बात करूं क्रोमेटिन की तो वो दिया था तुम्हारे किसने साहब ने, फ्लेमिंग जी ने। किसने दिया था, तुम्हारे भाई फ्लेमिंग ने। ठीक है भाई, क्रोमेटिन की डिस्कवरी बोलूं तो किसने की, फ्लेमिंग ने की थी भाई साहब। अब बात आती है तुम्हारे गोल्जी बॉडी की, और मैं पूछूं तुमसे कि गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी। देखा जल्दी से कमेंट सेक्शन में फेंक दो, देखा आंसर फेंक दिया तो वो तो तुम्हारे कैमिलो गोल्जी, नाम में ही गोल्जी है, डिस्कवरी भी गोल्जी की। क्या शानदार आदमी है। ऐसे तो सारे साइंटिस्ट को होना चाहिए ना। खैर देखो मेरा नाम है सुनील, तो मैं भी कोई डिस्कवरी कर दो सुनील ही, बढ़िया। फेंक के मार दो, देखा आंसर क्या है भाई साहब, कैमिलो गोल्जी। किसकी डिस्कवरी की इसने, गोल्जी बॉडी की। अब बात करते हैं अपनी दोनों सेल्स की। किन किन सेल्स की, प्लांट सेल की, और दूसरी कौन सी सेल है भाई, तुम्हारी एनिमल सेल। और मैं बात करूं सबसे पहले प्लांट सेल की, तो सबसे पहले प्लांट सेल्स को देखा किसने था, उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने प्लांट सेल को देखा और फिर बताया कि जो सेल वॉल होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है भाई। क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी कि जो प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है वो किसने बताया, वो बताओ। दूसरी चीज तुम्हारे एनिमल सेल के बारे में, तो एनिमल सेल की बात करूं मैं, तो एनिमल सेल के अंदर डिस्कवरी की थी कौन से साइंटिस्ट ने, वो बताओ। कब की थी देखा, वो भी बता दो। कह रही इतना पूछा नहीं जाएगा पर लेकिन साइंटिस्ट का नाम तो पता होना ही चाहिए। और एक चीज और बताऊं भाई, स्पेशल चीज है, याद रखना। देखो सबसे पहले जो सेल थ्योरी दी थी ना, वो उन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। कौन से वाले ने, एक तो प्लांट सेल वाले ने और दूसरे एनिमल सेल वाले ने। तो बात करूं मैं तुम्हारे प्लांट सेल की डिस्कवरी के बारे में और प्लांट सेल के ऊपर खोज करने वाले साइंटिस्ट के बारे में, तो उनका नाम था मैथियास, क्या नाम था भाई साहब, मैथियास स्क्लेडेन। क्या नाम था भाई साहब तुम्हारा, मैथियास स्क्लेडेन। और कब की थी उन्होंने डिस्कवरी, की थी 1838 में। कब की थी भाई, 1838 में। फिर अगर बात करता हूं मैं तुम्हारे एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल की डिस्कवरी किसने की थी, देखा ये बता दो। डिस्कवरी खैर एनिमल सेल के ऊपर जो वर्क किया था वो क्या था, तुम्हारे थियोडर साहब ने। किसने किया था, डिस्कवरी की बातें कर रहा हूं मैं, खैर उन पे वर्क करने वाले साइंटिस्ट थे कौन कौन से थे, मैथियास स्क्लेडेन। और दूसरी बात करता हूं एनिमल सेल की, तो वो थे तुम्हारे थियोडर स्वान साहब। कौन थे भाई, ठीक है भाई, साइंटिस्ट का नाम पता लग गया। अब अगर मैं बात करूं कौन से ईयर में किया था, तो वो था तुम्हारा 1839 में भाई। कब किया था, 1839 में। 1838 में किया स्क्लेडेन साहब ने, और 39 में किया किसने, स्वान साहब ने। इन दोनों ने मिलके क्या चीज बता रहा हूं, दोनों ने मिलके क्या करा, डिस्कवर सेल थ्योरी। ठीक है भाई, दो चीजें और रह गई अपनी। कौन कौन सी रह गई, एक तो तुम्हारा रह गया राइबोसोम, और दूसरा रह गया तुम्हारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि तुम्हारा किससे रिलेटेड है भाई, तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यानी कि किससे रिलेटेड है, तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन से। तो देखो बता दो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, किसने दिया था, देखा बताओ, बता दिया। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तुम्हें भी याद होना चाहिए। वो दिया था तुम्हारे साइंटिस्ट, नाम था सिग्नर एंड निकोलसन। दो साइंटिस्ट थे भाई, कौन कौन से, एक का नाम था सिग्नर, एक का नाम था सिग्नर और दूसरे का नाम था क्या भाई साहब, निकोलसन। ठीक है भाई, दोनों साइंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से थे, सिग्नर और निकोलसन। फिर बात करता हूं मैं तुम्हारे राइबोसोम की, और राइबोसोम की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम बता। आज देखो राइबोसोम के बारे में तो एक एक चीज लेके आया हूं मैं, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि जितने भी मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेजरली क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो तुम्हारे राइबोसोम जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रोटीन फैक्ट्री वगैरह किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। सबसे पहली चीज तुम्हारे राइबोसोम के बारे में, और मैं कहूं जो तुम्हारा राइबोसोम होता है उसकी डिस्कवरी की थी तुम्हारे जॉर्ज पैलेट साहब ने। किसने की थी भाई, जॉर्ज पैलेट साहब ने। ठीक है, देखो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें याद करते चलो। आ गया फिर सवाल, मजा आया कि नहीं आया, सही से बताना ईमानदारी से कि मजा आया कि नहीं आया, कि सारी डिस्कवरीज तुम्हें एक जगह मिली कि नहीं मिली। चलो ले लिया, फिर स्क्रीनशॉट, याद करते रहना इन सारी की सारी चीजों को। फिर बढ़ते हैं अपन आगे की चीजों के ऊपर। भाई आगे की चीजें अपनी है क्या क्या चीज, चलो भाई सबसे पहले तो आगे की चीजों के ऊपर बढ़ते हैं। और बात करूं मैं अगर तुम्हारी प्रोकैरियोटिक सेल की, चलो छोटी छोटी चीजें शुरू से लेके बढ़ते हैं, फिर आगे तो बढ़ते रहेंगे। पहली चीज है तुम्हारी प्रोकैरियोटिक सेल, फिर इसके बाद आ गई तुम्हारी कौन सी, यूकैरियोटिक सेल। फिर अगर मैं तुमसे कहूं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल थी वो क्या थी भाई साहब, तुम्हारी सबसे पहले आने वाली सेल थी भाई, कौन थी,
प्रिमिटिव सेल थी, यानी कि सबसे पहले आने वाली सेल थी। फिर बात करता हूं मैं तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल की, जो इसका साइज होता है वो कैसा था भाई तुम्हारा, स्मॉल इन साइज, यानी कि छोटी थी साइज में। कैसी थी भाई, छोटी थी साइज। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, यानी कि साइज में छोटी वाली सेल्स कौन सी थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स भाई। ठीक है भाई, जो इनका मल्टीप्लीकेशन था ना, अब मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मैं कहूं तो इनका जो रिप्रोडक्टिव पावर था और मैं कहूं इनकी जो एबिलिटी थी डिवाइड करने की, वो कैसी थी भाई, फास्टर थी, यानी कि जल्दी से डिवाइड होते थे भाई। ठीक है, जल्दी से डिवाइड होने वाली सेल्स कौन सी थी तुम्हारी, ये थी तुम्हारी प्रोकैरियोटिक सेल्स। फिर बात करता हूं मैं कि क्या इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे, देखा बता दो आज, क्या इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे, यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स थे वो कैसे थे, एब्सेंट। अब बात आती है कि जो तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं वो होते कैसे हैं भाई, यानी कि साफ सीधी बात कहता है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी कि मैं वो ऑर्गेनेल हूं और मेरे ऊपर एक परत है, लेयर है मेम्ब्रेन की, तो वो है मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी कि इनके अंदर क्या थे भाई, एब्सेंट थे। यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स किस में थे, एब्सेंट, तुम्हारी प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है भाई, पता लग गया। फिर बात करते हैं इनके अंदर की वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्या इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, होता है। अब मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो जो न्यूक्लियस होता है ना भाई, कौन, न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियस तुम्हारा होता है, कैसा होता है भाई, तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। कैसा होता है भाई, तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। फिर अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की, तो अगर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है यानी कि मेम्ब्रेनस है, तो क्या वो प्रेजेंट होगा तुम्हारी प्रोकैरियोटिक सेल में, बता दो, नहीं होगा। यानी कि जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो कैसा भाई तुम्हारा, एब्सेंट है। फिर बात करता हूं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, वो होता है तुम्हारा 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। कैसा होता है भाई, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। और अगर मैं इसकी दोनों सब यूनिट्स की बात करता हूं तो पहले वाली यानी कि जो लार्जर सब यूनिट होगी वो होगी तुम्हारी 50S, और अगर मैं कहूं कि तुम्हारी छोटी वाली सब यूनिट होगी वो होगी तुम्हारी 30S। दोनों चीजें याद रखना भाई कि बड़ी वाली सब यूनिट का नाम क्या होगा, वो होगा तुम्हारी 50S, और छोटे वाली सब यूनिट का नाम होगा तुम्हारा 30S। ठीक है भाई, चलो भाई, इतनी चीजें तुम्हें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पता लगी। अब इसके जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं अपन। तो इनके अंदर होता है प्लाज्मिड, क्या होता है भाई, प्लाज्मिड होता है। और उनके अंदर जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, वो होगा तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। कैसा होगा भाई, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ले फिर स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ले लिया, चलो तो फिर ले लिया तो आगे बढ़ते हैं। शायद मैं कुछ छोड़ के आ गया क्या, नहीं छोटा, खैर चलो ठीक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल तुम्हारी हो गई। अब बात करता हूं मैं तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल की, और यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं। जैसे प्रिमिटिव सेल कौन सी थी तुम्हारी, वो थी तुम्हारी प्रोकैरियोटिक सेल। अब मैं बात करता हूं बाद में आने वाली सेल की, कौन थी, यूकैरियोटिक सेल। फिर बात करता हूं कि साइज में बड़ी वाली कौन सी थी, वो थी तुम्हारी यूकैरियोटिक सेल। फिर बात करता हूं कि जिसका स्लो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो कैसा है भाई, यूकैरियोटिक सेल है भाई। अगर बात करता हूं तुम्हारे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की, यानी कि जो न्यूक्लियस होगा वो प्रेजेंट होगा किस में, तुम्हारी यूकैरियोटिक सेल्स में, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी किसमें, तुम्हारे यूकैरियोट्स में। और मैं अगर कहूं तुमसे कि तुम्हारा जो न्यूक्लियोलस होगा वो भी प्रेजेंट होगा किसमें, तुम्हारे मतलब कि जो यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है भाई, जैसा कि उधर तुम्हें डीएनए मिला था वो था तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, यहां पर जो डीएनए है वो तुम्हारा है डबल स्ट्रैंडेड और लीनियर। कैसा है भाई, डबल स्ट्रैंडेड और लीनियर। ठीक है भाई, क्या उधर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, होंगे तो बताओ, देखा क्वेश्चन है। अब यहां पर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कैसे होंगे, ट्रू क्रोमोसोम्स, यानी कि ऑब्वियस सी बात है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। फिर बात करते हैं जैसे प्रोकैरियोट्स में तुम्हारे 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, वैसे ही तुम्हारे राइबोसोम्स 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होंगे किसके अंदर भाई, तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल्स में। अब अगर मैं बात करूं जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल की, जो तुम्हारे राइबोसोम्स थे वो कैसे थे भाई, एक में थे 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, जो कि बड़ी वाली सब यूनिट का नाम था 50S और छोटे वाली का नाम था भाई तुम्हारा 30S। अब अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल की, और इधर जो लार्जर सब यूनिट होती है उसके अंदर होता है तुम्हारा 60S, और अगर मैं छोटे वाली की बात करूं तो वो तुम्हारा होगा 40S। ठीक है भाई, इतनी सारी चीजें पता लगी, सब कुछ पता लगा, देखा भाई, ले लो स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं आगे, बढ़े फिर, और मोज बांध देंगे भाई, क्या कर देंगे, मोज बांध देंगे। अब बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। सारी की सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए मेरे जान, सारी की सारी डिटेल्स,
एक एक चीज से सवाल क्वेश्चन बना हुआ है, एक एक चीज से क्वेश्चन उठा के देख लेना। तुम्हारे नर्सिंग असिस्टेंट के जितने भी पेपर है ना, सारे के सारे उठा लेना, जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारे के सारे लिखे हुए हैं भाई। क्या है? सारे के सारे लिखे हुए हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे राइबोसोम की, तो राइबोसोम की डिस्कवरी कब हुई थी भाई और किसने की थी? सबसे पहली चीज जो तुम्हारे राइबोसोम की डिस्कवरी की थी भाई तुम्हारे जॉर्ज पैलेड ने। किसने की थी? जॉर्ज पैलेड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? राइबोसोम की। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं जो सबसे छोटा ऑर्गेनेल होता है किसका? तुम्हारी सेल का, वो होगा तुम्हारा कौन? राइबोसोम। तो मैं बात करूं तुम्हारा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल की, तो वो होगा तुम्हारा कौन? राइबोसोम। कौन होगा भाई तुम्हारा? राइबोसोम। पेन ही काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे राइबोसोम की, तो कैसा होता है? क्या वो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है? क्या वो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है? तो ये है भाई तुम्हारा नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। कैसा है भाई तुम्हारा? नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। तो एक सवाल है मेरा आपके लिए कि क्या ये राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा? देखा, बता दो। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होते हैं। और एक्सेप्शन है भाई तुम्हारा, वो यही है कि जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल दैट इज प्रेजेंट इन तुम्हारे यूकैरियोट्स में वो होगा तुम्हारा राइबोसोम। ठीक है भाई। कौन सा है तुम्हारा? राइबोसोम। कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। फिर बात करते हैं अपने आगे की चीज के ऊपर। और मैं कहूं तुमसे कि जो राइबोसोम होगा वो कैसा भाई, किस नाम से जाना जाता है? वो तुम्हारा नाम से जाना जाता है, वो होगी तुम्हारी प्रोटीन फैक्ट्री। क्या होगी भाई तुम्हारी? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या होगी? प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है भाई। फिर बढ़ते हैं आगे। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि तुम्हारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम होता है, और तुम्हारे यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर 80s टाइप ऑफ राइबोसोम होता है भाई। ठीक है। अब इतनी बातें जब राइबोसोम के बारे में पढ़ी ली, तो एक सवाल यहां से भी बनता है कि जो तुम्हारा एस होता है यहां से, क्या भाई जो तुम्हारा एस होगा वो एस का मतलब क्या होता है भाई साहब? ये एक प्रकार की यूनिट होती है जिसको बोलते हैं अपन स्वेटबर्ग्स यूनिट। क्या बोलते हैं भाई? स्वेटबर्ग्स यूनिट। और जो क्या मेजर करती है? वो तुम्हारी मेजर करती है डेंसिटी मेजर करती है, और भाई क्या तुम्हारी मेजर करेगी? साइज मेजर करेगी भाई। ठीक है भाई। दोनों चीजें याद होनी चाहिए। ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा याद होना चाहिए। ठीक है भाई, पता लगा राइबोसोम के बारे में सारी चीजें क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे। अब राइबोसोम तो अपन चल पहले आगे बढ़ गए, बात करते हैं अपन सेल थ्योरी की। देखो बड़ा ही शानदार शानदार सवाल बनते हैं इससे। एक एक चीज का पता होना चाहिए, मैं कह रहा हूं सारी चीजों का पता रख लो। और एक एक चीज में सबसे पहली चीज यही आती है कि जो तुम्हारी सेल थ्योरी थी वो मिलके दी किसने थी? हिंदी में लिखा हुआ है कि सबसे पहले सेल थ्योरी वाज गिवन बाय तुम्हारे दोनों साइंटिस्ट, जिनका नाम था मैथियास क्लेडन और दूसरे साइंटिस्ट थे तुम्हारे थियोडर स्वान। दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दे दी। अपना नाम करने के लिए सेल थ्योरी दोनों भाइयों ने मिलकर दे दी कि भाई तू तेरा थोड़ा सा काम दिखा, मैं मेरा थोड़ा सा काम दिखाता हूं, और अपन दोनों एक सेल थ्योरी, मतलब एक थ्योरी दे देते हैं जिसका नाम हो जाएगा सेल थ्योरी। ठीक है भाई। अब बात आती है इनको एक्सप्लेनेशन की, तो इनसे पूछा गया चलो भाई तुमने सेल थ्योरी तो दे दी, तो पहली चीज तो हमें ये बताओ कि जो सेल का जो निर्माण हो रहा है एक सेल से दूसरी, मतलब कि जो सेल्स बन रही हैं नई सेल्स, वो आ कहां से रही हैं? भाई साहब इनका मुंह शांत हो गया, ऐसे मेरी तरह चुपचाप हो गए कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, ऐसे शांत हो गए। और बात आती है तुम्हारे सेल थ्योरी की, तो मैं बात करूं कि इन्होंने ये नहीं बताया कि जो नई सेल्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं, यानी कि कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, यानी कि जो नई सेल्स बनती हैं तुम्हारी वो कैसे बनती हैं वो इन्होंने नहीं बताया भाई। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, नहीं बताया तो नहीं बताया भाई, इनकी मर्जी थी, ये नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे तो कोई दूसरे चाचा जी आएंगे वो बता के जाएंगे। फिर आते अपने नए चाचा जी जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो साहब। क्या था भाई? रुडोल्फ वर्चो। अब उन्होंने दे दी फाइनल शेप, यानी कि इसके बाहर तो कुछ नहीं, जैसे मैं कहता हूं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, वैसे ही जो रुडोल्फ वर्चो साहब थे, यानी कि हमारे जो चाचा जी थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं आ गया हूं, अब हमारे होते हुए कुछ नहीं होगा। अब उन्होंने साइंटिस्ट ने जो थे रुडोल्फ वर्चो साहब, उन्होंने कह दिया कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। सत्य तो मान भी लिया भाई हमने। इन्होंने बताया एक स्टेटमेंट अपनी लैंग्वेज में कह दिया भाई। आते ही जैसे अपने फ्रेंच साइंटिस्ट हो, मान ले इंग्लैंड वाले साइंटिस्ट हो, तो आके क्या बोलते थे अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोल देते हैं भाई। तो वैसे ही उन्होंने कुछ बोला, क्या बोला? वो बोला एउमनी सेलुलाई सेलुला बोल दिया भाई। अब इसका मतलब क्या था वो तो अपन को समझाने के लिए भी तो पता लगे कि भाई तुमने बोला क्या।
उसका मतलब ये था कि जो नई सेल्स होती हैं, यानी कि जो सेल्स बन रही हैं वो बनती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि जो पहले से ही जो सेल है ना उसी से नई सेल्स का निर्माण हो रहा है भाई। क्या हो रहा है? उन्हीं से नई सेल्स का निर्माण हो रहा है। यानी कि मैं अगर कहूं कि न्यू सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो पहले की सेल्स थे उन्हीं से सेल्स बनती हैं। कौन सी? नई वाली। किसने कहा? तुम्हारे रुडोल्फ वर्चो साहब ने। ठीक है भाई, फाइनल शेप किसने दी? रुडोल्फ वर्चो साहब ने। क्या स्टेटमेंट दिया? वो था तुम्हारा ओमनिस सेलुला ही सेलुला। कब दिया? 1855 में दिया। क्या कहा कि जो नई सेल्स होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं तुम्हारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। किससे करती है भाई? तुम्हारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। पता लगा? इनका भी एक्सेप्शन था भाई। इनका एक्सेप्शन था कि इन्होंने बताया नहीं कि नई सेल्स बनती कैसे हैं, और इनका एक्सेप्शन था इन्होंने बताया नहीं कि वायरसेस लिविंग हैं, नॉन लिविंग हैं, क्या है, कहाँ इनका प्लेस है। ठीक है भाई, ये नहीं बता पाए। ले लो स्क्रीनशॉट। सेल थ्योरी की हर एक डिटेल क्लियर करा दी। क्या करा दी भाई? सेल थ्योरी की हर एक डिटेल क्लियर करा दी। जल्दी से देखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाऊं आगे? चलो तुम कह रहे हो तो सारे बढ़ ही जाता हूं। ठीक है भाई, बढ़ गया। अब बात आती है अपनी लाइसोसोम की। किसकी बात आती है? लाइसोसोम की। तो अगर मैं लाइसोसोम की बात करूं तो लाइसोसोम के बारे में क्या क्या पता होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें यहीं पर है। कितने क्वेश्चंस बने वो भी सारे यहीं के यहीं हैं। आगे कितने क्वेश्चंस बनेंगे वो भी यहीं से ही बनेंगे। इसके बाहर तो जाने से रहा, क्योंकि नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने जो चीज थी वो लिखी थी भाई। इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो जाएगा कहां से? चलो बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम का ओरिजिनेशन, यानी कि लाइसोसोम बनता कहां से, किसकी पैकेजिंग से बनता है भाई साहब? लाइसोसोम बनता है गोल्जी बॉडी के अंदर पैकेजिंग से भाई साहब। इनके जो वेसिकल्स होते हैं उनकी पैकेजिंग से जो बनेगा वो बनेगा तुम्हारा लाइसोसोम। क्या बनेगा भाई तुम्हारा? लाइसोसोम। किससे बनेगा? गोल्जी बॉडी से। सवाल पहला ये है कि जो लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, कहां से बनेंगे? तुम्हारे गोल्जी बॉडी से भाई। ठीक है भाई, तुम्हारा सवाल हो गया। अगली बात करता हूं मैं जो तुम्हारे लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम को और किस नाम से जाना जाता है? वो है तुम्हारा सुसाइडल बैग, यानी कि लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग। तो सवाल भी यहीं से बनता है। जैसे तुम्हारे पिछला सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल एक्ट करता है प्रोटीन फैक्ट्री की तरफ, मतलब कि जैसे वो कौन था भाई तुम्हारा? राइबोसोम। वैसे ही अगर सवाल बनता है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल कैसा कहलाता है? सुसाइडल बैग कहलाता है, तो वो है तुम्हारा लाइसोसोम। ठीक है भाई, कैसा लगा सवाल? चलो तो अच्छा लगा। फिर बात करते हैं कि लाइसोसोम के अंदर जो होते हैं वो प्रेजेंट, मतलब कि जो सब्सटेंस होता है वो कैसा होगा, यानी कि कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? तुम्हारे एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स। क्या करता है भाई साहब? एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम, जो कि डाइजेस्ट करेगा तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैटी एसिड्स को, लिपिड्स को, इनको भाई। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं तुम्हारे लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम किसका पार्ट है भाई? तुम्हारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है भाई। किसका पार्ट है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। और मैं अगर कहूं तुमसे, क्या कहूं कि जो तुम्हारा लाइसोसोम होता है वो कैसा होता है भाई साहब? मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। और मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है तो कितनी मेम्ब्रेन्स होंगी? एक होंगी, दो होंगी, तीन होंगी, कितनी होंगी भाई? तो इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी वो होगी सिंगल, यानी कि एक मेम्ब्रेन होती है। किसके ऊपर? तुम्हारे लाइसोसोम के ऊपर। दूसरी चीज, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं यहां पे, तो एक वैक्यूल नामक चीज होती है, और वैक्यूल नामक जो ऑर्गेनेल होगा, तो बताओ मुझे कि जो इसकी मेम्ब्रेन का नाम, यानी कि जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, पहली चीज तो मैं ही बता देता हूं कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, और इसकी मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा भाई? जल्दी बताओ, देखा बता दो, देखा आज कमेंट में जल्दी बता देना। बड़ा ही शानदार सवाल है, वो पूछा भी जाता है भाई, और मैं फिर से पूछ रहा हूं कि वैक्यूल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, और उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? बताओ। ठीक है भाई, लाइसोसोम के बारे में सारी चीजें पता लगी कि कहां से ओरिजिनेट होता है, तुम्हारे गोल्जी बॉडी से। दूसरी चीज, इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग, कंटेन करता है हाइड्रोलेज एंजाइम्स। इसके बाद एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। और तीसरी चीज अगर बात करूं मैं तुम्हारे कि कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड। और क्या चीज, कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, चलो देखा करो। फिर बढ़ते हैं आगे। लो, फिर बढ़ गए आगे। अब इतना आगे बढ़ गए तो पहले कुछ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लें, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो कर, वो तो चलो बात की बात है, लास्ट वाला पार्ट है वो, तो गलती से मैंने पीपीटी थोड़ी पहले लिख दी, बट कोई बात नहीं। अब बात करते हैं तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया की। तो भाई साहब क्या शानदार तरीके से लिखा हुआ है, एक एक चीज। तो मैं ही खुद पे प्राउड फील कर रहा हूं कि यार अच्छी अच्छी चीजें लिख दी मैंने कर, बट कोई बात नहीं। नाम ही माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसका मतलब ये है कि ये क्या है भाई साहब? तुम्हारा पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है भाई? तुम्हारा पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है भाई, कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल।
सवाल को जल्दी से पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो, बोलता हूं ना हर बार। तो वही चीजें मैं बोल रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया रट लो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। किस में काम करता है, एटीपी सिंथेसिस में। किस में काम आएगा भाई तुम्हारे, एटीपी सिंथेसिस में काम आएगा। अगर मैं बात करता हूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो तुम्हारा स्मॉल साइज होता है भाई, कैसा होता है, स्मॉल साइज। यानी कि सबसे पहली चीज कि जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर दिखता कब है, जब इसको डेंसली स्टेन किया, यानी कि स्टेन करेंगे, स्टेन करने के बाद दिखा जाएगा, यानी कि विदाउट स्टेनिंग नॉट विजिबल। सबसे पहली चीज याद रखो कि बिना स्टेनिंग दिखेगा ही नहीं, इतना छोटा होता है। चलो अब छोटा होता है तो पहले साइज की बात कर लें। तो साइज होता है डायमीटर इसका, वो होगा तुम्हारा लगभग जितना 0.2 माइक्रोमीटर से लगभग 1 माइक्रोमीटर तक इसका क्या होगा, डायमीटर, यानी कि विड्थ होगी भाई इसकी, ठीक है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करता हूं तो इसकी लेंथ होगी कितनी भाई, 1 से 4 माइक्रोमीटर। कितनी होगी भाई, 1 माइक्रोमीटर से कितनी, 4 माइक्रोमीटर तक, ठीक है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया है, मैंने अभी बताया था कि जो तुम्हारा इसका किसका पार्ट होगा, नॉन एंडो मेम्ब्रेनस का पार्ट होगा। दूसरी चीज मेम्ब्रेन्स कितनी होंगी, डबल मेम्ब्रेन होंगी, यानी कि आउटर माइटोकॉन्ड्रिया और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। फिर बात करता हूं मैं तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया की, और माइटोकॉन्ड्रिया भी मैंने बताया था कि एटीपी सिंथेसिस में काम करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। दूसरी चीज इसकी शेप कैसी होती है, सिलेंडर के जैसी शेप होती है। किसकी शेप होती है भाई, सिलेंडर की शेप होती है, ठीक है। और ये सवाल क्या भाई कि ये जो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो तुम्हारा होता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल। कैसा होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल। और इसके अलावा जो दूसरा ऑर्गेनिल होगा वो होगा तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। कौन होगा भाई तुम्हारा, क्लोरोप्लास्ट। तो सवाल तुमसे अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिल्स कैसे होते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल होंगे, वो होंगे तुम्हारे, पहला होगा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है भाई। पता लग गया कैसी शेप होती है इसकी, इसकी शेप होगी सिलेंड्रिकल शेप। और इसके अलावा अगर मैं कहूं इसकी शेप, एक चीज और लिखी हुई, इसकी शेप लिखी हुई है वो होगी तुम्हारी सॉसेज शेप्ड, ठीक है भाई। ये भी याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गई सारी चीजें। अब देखो मैं कुछ चीजों के बारे में बताऊं। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम भी होते हैं, कुछ में ज्यादा भी होते हैं, ठीक है भाई। ये चीजें याद रखना। वैसे खैर ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रख लो काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है भाई। बढ़े फिर आगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है भाई। चलो भाई अब बात इतनी हो गई, अब बात करते हैं अपन क्रोमोसोम के टाइप की। और क्रोमोसोम्स के टाइप होते हैं किसके बेसिस पे, यानी कि अपन को जो पढ़ना है वो किसके बेसिस पे, जो क्रोमोसोम का टाइप पढ़ना है वो पढ़ना है तुम्हारे सेंट्रोमेयर की पोजीशन के, यानी कि जो सेंट्रोमेयर की जो लोकेशन होगी ना उसके बेसिस के ऊपर अपन को पढ़ना है क्रोमोसोम का टाइप। यानी कि कितने प्रकार का होगा तुम्हारा क्रोमोसोम का, मतलब कि जो क्रोमोसोम होगा, एक होता है तुम्हारा मेटासेंट्रिक, एक होगा तुम्हारा सब मेटासेंट्रिक, एक होता है तुम्हारा एक्रोसेंट्रिक, और चौथा होता है तुम्हारा टीलोसेंट्रिक, ठीक है भाई। सबसे पहली चीज बात करता हूं मैं तुम्हारे मेटासेंट्रिक की। जो सेंट्रोमेयर होगा वो तुम्हारा कहां होगा भाई, सेंटर में, यानी कि एट मिडिल। कहां होगा भाई तुम्हारा, मिडिल में। यानी कि जो दोनों की दोनों आर्म्स होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल आर्म्स होंगी। क्या होंगी भाई तुम्हारी, इक्वल आर्म्स, ठीक है भाई। लो भाई इक्वल आर्म्स होंगी। तो फिर बात आती है तुम्हारे सब मेटासेंट्रिक की, और इसके अंदर क्या होता है कि जो तुम्हारा सेंट्रोमेयर होता है ना वो स्लाइटली मूव्ड होता है एक आर्म की ओर, यानी कि जो दोनों आर्म्स होती हैं, यानी कि एक आर्म थोड़ी सी छोटी होगी और एक आर्म थोड़ी सी क्या होगी भाई, बड़ी होगी, ठीक है भाई। तो क्या लिखा हुआ है कि एक आर्म क्या होती है, छोटी होती है, और दूसरी वाली कैसी होगी, लंबी आर्म होगी। देखने को मिला जो तुम्हारा सेंट्रोमेयर होगा वो स्लाइटली मूव्ड होगा किसकी ओर, एक आर्म की ओर। किसकी ओर भाई, एक आर्म की ओर, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं एक्रोसेंट्रिक की। और मैं अगर कहूं कि तुम्हारा जो एक आर्म होगी वो बहुत ही छोटी होती है, और एक आर्म कहूं जो तुम्हारी क्या होगी, एक्सट्रीमली लॉन्ग, इसका मतलब जो तुम्हारा सेंट्रोमेयर होगा भाई साहब वो होगा इस प्रकार से। किस प्रकार से, इस प्रकार से। किस प्रकार से होगा भाई तुम्हारा, इस प्रकार से होगा। और जो तुम्हारा सेंट्रोमेयर की लोकेशन होगी वो स्लाइटली टिल्टेड होगी, स्लाइटली नहीं मोर टिल्टेड होगी तुम्हारे किसी एक आर्म की ओर, ठीक है भाई। फिर बात करते हैं तुम्हारे टीलोसेंट्रिक की, और इसके अंदर जो सेंट्रोमेयर होता है वो तुम्हारे एक एंड के ऊपर होता है भाई। कौन से एंड के, मैं कहूं कि एक आर्म तो होती ही नहीं है, और इसके ऊपर जो लास्ट एंड होगा उसके ऊपर तुम्हारा क्या होगा, सेंट्रोमेयर होगा। इस प्रकार का कुछ दिखेगा। तो अगर तुमसे स्ट्रक्चर देके पूछ ले कि ये कौन सा प्रकार का क्रोमोसोम है, तुम्हारा मेटासेंट्रिक है, सब मेटा है, टीलो है, सारे के सारे सवाल बन गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है भाई। चलो भाई
ओहो, अरे भाई क्या हो गया बोर्ड तेरे? हाँ चलो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गया, तुम्हारे क्रोमोसोम्स के बारे में भी हो गया, लाइसोसोम। अब लास्ट चीजें पढ़ लेते हैं अपन न्यूक्लियस के बारे में, फिर देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है भाई, अगर मैं कहूं तुम्हारे न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात, तो मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया था जब डिस्कवरीज की बात की थी कि तुम्हारे जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी वो तुम्हारी की थी किसने? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। किसने की थी भाई? तुम्हारे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। फिर मैं तुमसे पूछूं कब की थी? वो किए थे 1831 में भाई। ठीक है भाई, कर लिया क्लियर। फिर बात करता हूं कि जो तुम्हारे न्यूक्लियस होता है वो भी एब्सेंट भी हो सकता है किसी सेल में, या फिर जनरली एक न्यूक्लियस तो होगा ही होगा एक सेल में, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी होती है। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन तुम्हारी होगी कहां होगी भाई? वो होगी तुम्हारे एंडोस्पर्म में, यानी कि कोकोनट वाले में, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में। किस में होगी भाई? एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में। ठीक है भाई, अब अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे की एब्सेंट होता है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारी मैमलियन आरबीसीज होती हैं, किन के अंदर? मैमल्स वाली आरबीसीज में क्या होता है? तुम्हारा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है भाई। क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। याद रखना ये चीज। सवाल, पहला सवाल कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे कि कुछ सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एब्सेंट, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वो थे तुम्हारे मैमलियन आरबीसीज। जनरली तो सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तुम्हारी हर एक सेल के अंदर। और अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन की, तो वो तुम्हारा होता है किसमें? कोकोनट के एंडोस्पर्म में। ठीक है भाई, अब अगली बात की जेनेटिक मटेरियल होल्ड करने वाला ऑर्गेनेल तुम्हारा न्यूक्लियस, यानी कि क्रोमोसोम्स वगैरह और डीएनए वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अगली बात करता हूं मैं तुम्हारे डबल मेम्ब्रेन होता है भाई। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है भाई, न्यूक्लियस के बारे में पता लग गया। इसके बाद जो इसकी बेसिक डाइसिस्टेन करते हैं उसको बोलते हैं क्रोमेटिन, और जो होगी तुम्हारे किसके द्वारा डिस्कवर्ड थी? तुम्हारे फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है भाई, अब कुछ चीजें रह गई हैं जो कि तुम्हें लगता है कि ये चीजें भी बतानी चाहिए थी। वैसे कर मेरे हिसाब से बढ़िया बढ़िया चीजें मैं लेके आऊं। अब है तुम्हारे कितने सवाल? लगभग मैं 25 से 30 सवाल लेके आऊं भाई। कितने सवाल? 25 से 30 सवाल वो करते हैं अपन, और फिर बताना भाई लेवल कैसा था। क्वेश्चंस बढ़िया शानदार शानदार है। अभी मैं पानी पी लेता हूं, इतने तुम देखो भाई। ठीक है, सारे स्क्रीनशॉट्स देखो। हाँ तो भाई कर लिए फिर तुम्हारे सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स तैयार, लिख लिए। अब देखते हैं अपने बढ़ते हैं अपन। देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो तुम्हारे 25 से 30 सवाल मैं लेके आया हूँ वो करवाऊंगा। सबसे पहला सवाल तुम्हारे सामने है, देखता हूँ मैं खुद तो देख लूँ, कि ये बोल रहा है कि द्विपद नामकरण जो प्रणाली थी वो विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि हु इज क्रेडिटेड विद द डेवलपिंग सिस्टम ऑफ अ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किस साइंटिस्ट ने था भाई? ठीक है भाई, सबसे पहले ऑप्शंस देखो और सबसे पहले पता गोल लगाओ कि इनमें से कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। इसके बारे में बाद में बातें करूंगा। सबसे पहली बात आती है तुम्हारे अर्नेस्ट मेयर की। क्या इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था? देखो अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। क्या कहा जाता है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इसके बाद बात आती है चार्ल्स डार्विन की, तो इन्होंने इवोल्यूशन से रिलेटेड थे ये थे। और जॉर्ज मेंडल साहब थे, तुम्हारे ग्रेगर मेंडल साहब थे, उनकी जो बात करते थे अपन जेनेटिक्स में करते हैं। किस में करते हैं भाई? जेनेटिक्स में करते हैं। अब बात आती है तुम्हारे कार्लस लिनियस साहब की, इन्होंने दिया था भाई साहब तुम्हारा क्या? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या दिया था भाई? तुम्हारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। और इसके अंदर कहा था कि जो एक नाम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो 2 वर्ड में होता है भाई। किस में वर्ड में होता है? 2 वर्ड्स में होता है। फर्स्ट वाले को बोलते हैं अपन जेनेरिक नेम। क्या बोलते हैं भाई? जेनेरिक नेम। और जो दूसरे वाले नाम को बोलते हैं वो बोलेंगे तुम्हारा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है भाई, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है भाई, जेनेरिक नेम था पहला वाला, और दूसरा वाला था कौन सा? स्पेसिफिक एपिथेट। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, या अगर मैं कहूं तुमसे कि अगर मैं नाम लूं, मैंगो का नाम लूं, ऑर्गेनिज्म की बात अलग है। मैं अगर कहूं कि मैंगो की, कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, तो अपन जो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है वो कैसा होता है भाई? मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होगा वो होगा तुम्हारा मेंजीफेरा इंडिका। क्या होगा भाई तुम्हारा? मेंजीफेरा इंडिका। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसके अंदर जो मेंजीफेरा है वो क्या है और
इंडिका है वो क्या है? जो तुम्हारा जेनेरिक नेम है यानी कि जो जीनस है वो इसका क्या होगा भाई साहब? तुम्हारा मंजीफेरा। और मैं कहूँ तुम्हारा इंडिका वो होगी तुम्हारी इसकी स्पेसिफिक एपिसेट यानी कि स्पीसीज। ठीक है भाई। अगर मैं इसके सामने अगर नाम लिख देता हूँ साइंटिस्ट का, तो ये जो अगर नाम आता है वो होगा तुम्हारा साइंटिस्ट का नाम आखिरी में लिखा हुआ। पहला वाला जेनेरिक नेम, दूसरा वाला स्पेसिफिक एपिथेट और लास्ट में लिखा गया साइंटिस्ट का नाम। यानी कि ये जो लिन लिखा हुआ है यानी कि ये जो साइंटिफिक नेम दिया था किसने दिया था? वो तुम्हारा दिया था लिनियस साहब ने। किसने दिया था? लिनियस साहब ने। तो पहला सवाल कैसा लगा? जल्दी से सवाल देखो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। हाँ तो अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द, मतलब मैच करना है फॉलोइंग्स को। सबसे पहले एक ही सवाल, बहुत सारे सवाल मिलेंगे इसके अंदर, हर चीज़ देखने को मिलेगी, राइबोसोम से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर मिल गया तुम्हारा। तो मैं तुमसे कहूँ कि ग्रेगर मेंडल साहब यानी कि जॉर्ज मेंडल साहब, कौन भाई तुम्हारे? जॉर्ज मेंडल। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी पिछले वाले सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ। ये थे जॉर्ज पैलेट साहब, और जिसको तुम्हें पता है कि जॉर्ज पैलेट साहब ने तुम्हारा क्या दिया था भाई? राइबोसोम दिया था। क्या दिया था? राइबोसोम। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन सामने वाले मैच यानी कि कॉलम बी से, और उठाओ आंसर। ऑप्शन है कि भाई साहब तुम्हारा ग्रेगर जॉर्ज पैलेट साहब ने, उन्होंने दिया था फर्स्ट ऑब्जर्व्ड राइबोसोम अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत राइबोसोम की पहली देखी गई थी। ठीक है भाई। सबसे पहले किसने देखा? जॉर्ज पैलेट साहब ने। यानी कि पहले में कौन सा चला जाएगा? चौथा चला जाएगा। भाई देखो पहले में चौथा कौन सा है? पहले में तीसरा ये नहीं होगा, पहले में दूसरा ये नहीं होगा, पहले में चौथा दो में है भाई। ठीक है। बी देखो और आंसर लगाओ भाई, बी देखो और आंसर लगाओ। ये बोल रहा है कि जो स्वेटबर्ग्स यूनिट यानी कि एस, पता है एस कहाँ आता है? जैसे 60s बोलता हूँ, 70s बोलता हूँ। तो मैंने तुम्हें अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो एस होगा यानी कि तुम्हारी स्वेटबर्ग्स यूनिट होगी, वो मेजर करती है तुम्हारी डेंसिटी और साइज को, यानी कि इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज बाय द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एस की वैल्यू मैंने तुम्हें पहले बताई थी कि एस को बोलते हैं स्वेटबर्ग्स यूनिट, और अगर मैं कहूं तुम्हें इसे बोला जाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इनडायरेक्टली मेजर किसको करती है? वो तुम्हारी डेंसिटी को मेजर करती है, और किसको मेजर करती है? तुम्हारे साइज को मेजर करती है। तो बी का ऑप्शन चला जाएगा दूसरा, यानी कि बी का ऑप्शन कौन सा है? दूसरा। और ऑप्शन चला जाएगा तुम्हारा आंसर क्या? तीसरा। ठीक है भाई। आगे की चीजें तुम देख लो, इतनी सारी चीजें मैं बताऊंगा तो तुम्हें खुद को ऐसा लगा कि हर चीज ही बता रहा हूं, तुम्हारा भी काम होना चाहिए कुछ। तो देखो और आगे के आंसर्स देखो, मैच करवाओ सही है या गलत है भाई। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे, कर लो जल्दी से। देखा हाँ, तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये कहता है कि निर्जीव वस्तुओं में होते हैं, यानी कि इनएनिमेट थिंग्स आर। इनएनिमेट क्या होते हैं? एनिमेट्स क्या होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनएनिमेट्स वो होते हैं जिनके अंदर सेल नहीं होती, और एनिमेट्स वो होते हैं जिनके अंदर सेल होती है भाई। क्या? यानी कि इनएनिमेट्स वो होंगे जिनके अंदर सेल नहीं होती है। तो सबसे पहले देखो कि कोई भी कोशिका नहीं होगी, यानी कि नो सेल, आंसर चला जाएगा तुम्हारा डी। अगर मैं तुमसे यही सवाल पूछता हूं कि एनिमेट्स क्या होते हैं, किसकी बात करता हूं मैं? तुम्हारे एनिमेट की। तो वो क्या होंगे? जिनके अंदर सेल कैसी होती है? प्रेजेंट होगी भाई। क्या होगी? सेल प्रेजेंट। ठीक है भाई, अच्छा था सवाल, बढ़े आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और ये बोल रहा है कि हु गेव द फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप किसने दिया था? अंतिम प्रारूप किसने दिया था? सेल थ्योरी दी किसने थी वो तो अलग बात है, और उसका फाइनल शेप देने वाले साइंटिस्ट वो थे अलग अपने साइंटिस्ट। भाई कौन से थे? देखो बताओ, क्या स्वान और स्क्लेडिन थे? इन दोनों ने भी मिलकर फॉर्मुलेट की थी तुम्हारी सेल थ्योरी, लेकिन ये दोनों बता नहीं पाए थे। क्या नहीं बताए थे? कि कैसे जो नई सेल्स होंगी, यानी कि जो न्यू सेल्स थी तुम्हारी, कौन सी? यानी कि जो तुम्हारी न्यू सेल्स थी, न्यू सेल का फॉर्मेशन क्या नहीं किया था, इन्होंने बताया नहीं था। अगली बात आती है तुम्हारे रुडोल्फ वर्चो की, जो कि 1855 के अंदर तुम्हारे क्या देते हैं भाई साहब? फाइनल शेप देते हैं सेल थ्योरी को, और बोलते हैं कि जो तुम्हारी जो नई सेल्स होंगी वो तुम्हारी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो भी तुम्हारी पहले सेल्स थी, ओल्ड सेल्स थी, उन्हीं से बनती हैं भाई। ठीक है, चलो एक साइंटिस्ट और बच गए तुम्हारे, लीवेनहॉक चाचा जी। और लीवेनहॉक ने बताया क्या था? पहले तो ये बताओ मुझे। लीवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारी जो लाइव सेल थी उनकी डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी भाई साहब? तुम्हारी लाइव सेल की डिस्कवरी की थी। किसने की थी? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। और मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुम्हारी जो डेड सेल्स थी और सेल की डिस्कवरी सबसे पहले करने वाले साइंटिस्ट का नाम वो था तुम्हारा रॉबर्ट हुक। और अगर तुमसे आंसर किया जाए क्वेश्चंस का और कहा जाए तुमसे कि बताओ साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी,
वो थे तुम्हारे रॉबर्ट ब्राउन साहब। कौन थे भाई? रॉबर्ट ब्राउन। सिवान और स्क्लेडन की बातें हो गई। यहाँ पर बात होती है विर्चो साहब की, जिन्होंने बताया था कि फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये कहता है कि द न्यू सेल्स ओरिजिनेट, यानी कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती कहाँ है। यही तो था वो फाइनल शेप सेल थ्योरी का, कि सेल थ्योरी के अंदर बताया क्या गया था, वो यही चीजें थी जो बताई गई थी सेल थ्योरी के अंदर, कि जो नई सेल्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं। अभी मैंने बताया कि जो तुम्हारी नई सेल्स होती हैं वो पूर्व यानी कि पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है, यानी कि फॉर्म द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, द न्यू सेल्स आर फॉर्म। ठीक है भाई, ऑप्शन आंसर सी। मिल गया आंसर? बढ़िया लगा सवाल? ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। फिर जब सवाल बढ़िया लग रहे हैं तो आगे बढ़ने में कैसी शर्म। चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, और ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। इनके अंदर से सबसे बड़ी सेल यानी कि लार्जेस्ट सेल कोशिका और कौन सी है भाई, बताओ। इनमें से सबसे बड़ी कोशिका तुम्हारी है कौन सी? वो है तुम्हारी एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, अंडे किसका? शतुरमुर्ग का अंडा। किसका भाई? शतुरमुर्ग का अंडा। चलो अब इसका डायमीटर, इसकी लेंथ बता दो तुम। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। सारे के सारे जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, सारे के सारे भाइयों से मेरा निवेदन है कि तुम इसका आंसर करोगे। कहां करोगे? कमेंट बॉक्स में करोगे। सबके आंसर्स देखूंगा, सबके आंसर्स लाइक करूंगा, ये याद रखना। लेकिन किसी ने सही जवाब दिया तभी। ठीक है भाई। क्या कि आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल कौन सी है? वो होगी तुम्हारी एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं इसका डायमीटर यानी कि साइज बता दो भाई मुझे। ठीक है, चलो भाई, तुम्हारा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो रहा है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलने को मिलेगा तुम्हें। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसकी मोटिलिटी में काम आने वाला कौन सा है? ठीक है भाई, मतलब कि कौन सा इन्वॉल्व्ड है, बताओ। देखा, मैंने तुम्हें बताया था कि जो सीलियाज और फ्लैजिलाज होते हैं वो किसके अंदर काम आते हैं? तुम्हारी मोटिलिटी में काम आते हैं। लेकिन अब बात करते हैं तुम्हारे बैक्टीरियल सेल की। और बैक्टीरियल सेल के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं तो उनको बोलते हैं मोटाइल। क्या बोलते हैं? तुम्हारे मोटाइल बैक्टीरिया, यानी कि गतिशील बैक्टीरिया। ठीक है भाई, आंसर चला जाएगा ए। अगर मैं तुम्हारा बात करूं फिम्बरे की, फिम्बरे क्या काम आता है भाई तुम्हारा? फिम्बरे काम आता है तुम्हारे अटैचमेंट के। किसके काम आता है भाई? तुम्हारे अटैचमेंट के। अब अगर मैं बात करता हूं तुम्हारी पिलाई की, तो पिलाई क्या काम आता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में फेंक के मार दो आंसर, बताओ। देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से विभेदित है, बना हुआ होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनता है। तो कौन सा है? जल्दी बताओ। देखा, पहले ही बताया था कि इसके जो एक्सटेंशंस होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस को कहा जाता है मीजोजोम्स। तो कहां है मीजोजोम्स? आंसर देखो भाई, मीजोजोम्स हैं। क्या होगा भाई? मीजोजोम होगा। किसका एक्सटेंशन होता है? तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑप्शन होता है। और अगर मैं बात कहूं कि इसका काम क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाएगा। एक तो क्या बढ़ाएगा? सरफेस एरिया बढ़ाएगा। इसके अलावा रेस्पिरेशन करवाएगा। अब इसके 3 और फंक्शंस है, बताओ। देखा, जल्दी से बता दो सारे के सारे आंसर। पहला इसका मीजोजोम होगा। क्या होगा? जो कि होता है एक्सटेंशन होता है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ऑप्शन अगर तुमसे स्टेटमेंट में दे दिया जाए कि जो मीजोजोम्स होते हैं आर एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, क्या स्टेटमेंट सही होगा? नहीं भाई, गलत होगा, क्योंकि एक्सटेंशंस होते हैं मीजोजोम किसके? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और इसके फंक्शंस होते हैं, पहली चीज तो अगर ये एक्सटेंशन है तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो सरफेस एरिया बढ़ाएगा भाई। क्या करेगा? सरफेस एरिया बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर मैं कहूं तुम्हारा रेस्पिरेशन करवाएगा। आगे क्या कुछ फंक्शन है? जल्दी से बताओ। देखो कमेंट के अंदर फेंक के बताओ, बताओ, आंसर बता देना। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइडल बैग। आज ही बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने तुम्हें, बहुत बार गौर करके बताया था कि ये क्वेश्चन याद रख लेना। बड़ा ही शानदार सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि किस ऑर्गेनेल को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? आत्मघाती थैली। और उनमें से कौन सा भाई तुम्हारा, बताओ। देखा, लाइजोसोम होता है भाई तुम्हारा। क्या होता है? लाइजोसोम होता है। क्या होता है तुम्हारा? लाइजोसोम होता है, जो कि क्या होगा? तुम्हारा सुसाइडल बैग होगा। और मैं अगर कहूं कि लाइजोसोम की फॉर्मेशन कहां से होती है,
कहां से बनता है देखो बताओ, जो लाइसोसोम्स होता है फॉर्म फ्रॉम द पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी की पैकेजिंग के अंदर बनता है तुम्हारा, क्या बनता है तुम्हारा लाइसोसोम, ठीक है भाई, जिसको कहा जाता है क्या, सुसाइडल बैग। किस प्रकार के एंजाइम्स, मतलब कि जो लाइसोसोम होता है वो किस प्रकार के एंजाइम सीक्रेट करता है, ये और बताओ, देखा बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ सारे के सारे भाई, बढ़े फिर आगे। अब बढ़ते अपने 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल कहता है कि द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज, मैंने तुम्हें आज ही बताया था कि जो वैक्यूल होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। अभी थोड़ी देर चीज एक और पूछूं मैं तुमसे सवाल कि जो लाइसोसोम होगा वो तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा या नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, बताओ। पहले बात करते हैं अपन वैक्यूल की, तो वैक्यूल होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड और उसकी जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन की लेयर को बोलते हैं अपन टोनोप्लास्ट, क्या बोलेंगे भाई, टोनोप्लास्ट, ठीक है भाई, याद रखना ये भी। बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे और ये कहता है कि सब मेटासेंट्रिक के अंदर, यानी कि एक टाइप ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसके अंदर जो सेंट्रोमेयर होती है उसकी पोजीशन के ऊपर बात की जाती है, और ये कहता है कि एक उप मेटासेंट्रिक गुणसूत्र की छोटी और बड़ी भुजाओं का क्रम से कहा जाता है, यानी कि द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर्ड टू एज। अगर मैं कहूं कि तुम्हारी जो एक आर्म है वो ये है और दूसरी आर्म ये है, पी आर्म, और दूसरी है क्यू आर्म, तो तुम्हें पहले ही पता है कि जो तुम्हारा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा उसकी एक आर्म छोटी होती है, यानी कि पी आर्म कैसी होगी तुम्हारी, छोटी होगी, और क्यू आर्म होगी वो बड़ी होगी। तो यहां पर ऑप्शंस देखो और आंसर लगाने की कोशिश करो, यानी कि एस भुजा तुम्हारी, एस की बात नहीं की, पी भुजा और क्यू भुजा, पी कैसी होगी तुम्हारी शॉर्टर होगी और क्यू होगी तुम्हारी लॉन्गर, यानी कि पी आर्म छोटी होगी और क्यू आर्म कैसी होगी, बड़ी होगी भाई, ठीक है। ऑप्शन 11वें का बी आंसर, ठीक है भाई। बढ़े आगे, बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है भाई, बढ़े, ये लो फिर तुम्हारा सवाल, मचा हुआ इसके अंदर, शानदार सवाल है भाई, हर बार पूछा जाता है, हर बार क्या कम को एक साल छोड़ के एक साल पूछा ही जाएगा ये सवाल, ऐसे ना देखे, मैंने पूरा लेके आया हूं क्योंकि तुम्हें एक बार करके फ्री कर दोगे इसको। मेटासेंट्रिक क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक क्या होगा, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है और तुम्हारा टीलोसेंट्रिक क्या होता है। देखो मेटासेंट्रिक के बारे में बताओ, फिर सोचो एक्रोसेंट्रिक के बारे में, टीलोसेंट्रिक के बारे में, इन सब के बारे में सोचो और सोचने के बाद ऑप्शंस लगाने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें बताया था कि जो मेटासेंट्रिक होता है इसके अंदर जो तुम्हारी दोनों आर्म्स होंगी वो कैसी होंगी भाई, इक्वल होंगी, और जो तुम्हारा सेंट्रोमेयर होगा वो कहां होगा, बीचों बीच प्रेजेंट होगा। ऑप्शंस देखो, ये खुद ही कह रहा है कि सेंट्रोमेयर एट मिडल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स, यानी कि पहले ऑप्शन का आंसर चला जाएगा भाई तुम्हारा, पहला चला जाएगा। अब बात करते हैं तुम्हारे सब मेटासेंट्रिक की, तो थोड़ी देर पहले ऑप्शन आया है कि जो एक आर्म होगी वो छोटी होगी और दूसरी आर्म होगी कैसी, बड़ी, यानी कि वन आर्म शॉर्ट एंड वन आर्म लॉन्ग, और जो तुम्हारे सेंट्रोमेयर की पोजीशन होगी वो स्लाइटली सेंटर की ऑफ होगी, यानी कि थोड़ी सी ऊपर होगी। कहता है कि केंद्र से थोड़ा हटकर होगा और सेंट्रोमेयर एक छोटी और एक बड़ी भुजा बनाता है, सेंट्रोमेयर स्लाइटली ऑफ, सेंटर फॉर्मिंग वन शॉर्ट आर्म एंड वन लॉन्ग आर्म, ठीक है भाई। तो दूसरे का आंसर चला जाएगा तुम्हारा दूसरा, चलो भाई, पहले का पहला दूसरे का दूसरा। अब है तुम्हारा एक्रोसेंट्रिक, और इसके अंदर क्या होता है कि जो एक आर्म होती है तुम्हारी बहुत छोटी होती है, और अगर मैं कहूं तुम्हारी दूसरी आर्म की वो होगी तुम्हारी बहुत बड़ी, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है कि सेंट्रोमेयर नियर एन एंड, एक एंड के बिल्कुल पास होगा, दूसरे से बहुत दूर होगा, और फॉर्म करता है एक एक्सट्रीमली शॉर्ट यानी कि बहुत छोटी, और एक करता है वेरी लॉन्ग यानी कि एक बहुत बड़ी आर्म, ठीक है भाई। कैसा लगा फिर सवाल, तो तीसरे का तीसरा, पहले ऑप्शन देख लो, वैसे तो मिल ही जाएंगे खैर सारे के सारे, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, तो पहला ही ऑप्शन ये है तुम्हारा, ठीक है भाई, पहला ही ऑप्शन है। क्या चला जाएगा तुम्हारा आंसर, पहला चला जाएगा भाई, ठीक है। आ गया स्वाद, मजे आ रहे हैं फिर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई देखा सवाल, कर दो आज, मजे आ जाएंगे सवाल को कर दिया तो। एनसीईआरटी का फिगर है, एनसीईआरटी में ऐसे कैसे तुम्हारा फिगर दे रखा है और पूछा जाया है तुमसे कि पहले वाला यानी कि बी आर्म क्या होगी और तुम्हारी ए आर्म क्या होगी, देखा बता दो। अगर मैं तुमसे, अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम्हें कि ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हमारे क्रोमोसोम्स की, ऑप्शंस देख के पता लगाओ भाई तुम्हारे कि 50 और 30 एस की सब यूनिट कैसी बनती है भाई तुम्हारी, 70 एस बनती है, तो 80 एस दे रखा है, पहली चीज तो यही गलत करो, ठीक है। 50 और 30 कैसा बनता है, 70 बनता है, 60 और 40 80 बनता है, 60 और 40 80 बनता है। अब अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे इन आर्म्स की, तो पहली चीज, सबसे पहली चीज, ये दोनों हाथ पकड़ लो भाई तुम्हारा। अगर मैं तुमसे कहूं कि ऐसे हाथ के अंदर पानी डालो, ऐसे हाथ करो इसके अंदर पानी डालो, तो क्या पानी कितना ठहरेगा, इसमें कितना पानी ठहर लोगे तुम,
नहीं ठहरेगा, कितना भी पानी नहीं रुकेगा। अगर इसको ऐसे बना लूं मैं, बोले तो आंधड़ा कर लो भाई, सीधी सीधी बात, ऐसे करोगे तो पानी रुकेगा, यानी कि पानी रुक रहा है तो इसके अंदर क्या चीज है, ज्यादा, यानी कि बड़ी वाली आर्म है, ये क्या होगी भाई, बड़ी आर्म। तो यानी कि बी आर्म होगी, वो कैसी होगी, तुम्हारी बड़ी आर्म। तो पहली चीज बात करता हूं, क्या तो ये हो सकती है तुम्हारी 60 या फिर हो सकती है तुम्हारी 50, ठीक है भाई। अब बात करता हूं ये छोटी आर्म की, यानी कि ऐसे हो रखा है, ऐसे मान लो या फिर ऐसे मान लो, मुट्ठी में पानी नहीं आता भाई, सीधे में भी पानी नहीं आएगा, तो यानी कि ये होगी छोटी आर्म, कैसी होगी भाई तुम्हारी, क्या तो ये होगी तुम्हारी 30 और क्या होगी तुम्हारी 40। तो ऑप्शंस देखो और फिर आंसर लगाने की कोशिश करो। तो ए आर्म तुम्हारी हो सकती है क्या तो 30 होगी, और क्या हो तुम्हारी होगी 40। तो ए ऑप्शन में कहीं तुम्हें 30 दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। 40 दिख रहा, हाँ दिख रहा है, टिकाओ भाई। बी आंसर में चला जाएगा, क्या तो तुम्हारा 60 दिखेगा, क्या 40 दिखेगा, मतलब 50 दिखेगा। और 60 और 40 का मेल क्या होता है तुम्हारा 80s, ठीक है भाई। छोटे वाली सभी यूनिट कौन सी 60 40, और बड़े वाली कौन सी 60, कौन सा होगा, ठीक है भाई। कैसा लगा सवाल, आया मजा? तो मजा आ गया तो मजे के साथ साथ आगे बढ़ते रहो। अगला सवाल, और अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट, ठीक है भाई, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग के काम आता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन द वेसिकल्स। वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स के पैकेजिंग में काम कौन करता है भाई, किसमें, पैकेजिंग में काम कौन करता है, तो वो करता है तुम्हारा गोल्जी बॉडी भाई। कौन सा करता है, गोल्जी बॉडी करता है भाई, ठीक है, ये लो। अगर बात करता हूं तुम्हारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये होता है तुम्हारा राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, और राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो ये तुम्हारे क्या बनवाएगा भाई, प्रोटीन बनवाएगा, ठीक है भाई। अब अगर बात करता हूं मैं तुम्हारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यानी कि तुम्हारे एसईआर की, तो एसईआर कैसा होता है, स्मूथ होगा, और स्मूथ होगा तो इसके अंदर क्या होंगे भाई साहब, तुम्हारे राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे। अब राइबोसोम एब्सेंट होंगे तो क्या तुम्हारे प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, नहीं करेगा, तो क्या सिंथेसिस करेगा भाई, तुम्हारा लिपिड बनवाएगा भाई, ठीक है भाई। अब बात है तुम्हारे राइबोसोम की, वो बात अलग है, और कहता है कि पैकेजिंग करता है किसकी, प्रोटीन और लिपिड की, तो वो तुम्हारा करवाएगा कौन, गोल्जी बॉडी, ठीक है भाई। सबसे पहली चीज, एक चीज और सवाल का आंसर दो मुझे कि इसके डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम कौन सा है, यानी कि कैमिल, मैं आंसर बता रहा हूं गोल्जी बॉडी की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी और कौन से ईयर में की थी, जल्दी से आंसर फेंक के मार दो कमेंट सेक्शन में। मैं रुका हूं तब तक, फेंक रहे हो तब तक रुका हूं, फिर आंसर बता ही जाऊंगा, खैर मैं, चलो बता दिया। तो मैं बात करता हूं तुम्हारे कैमिलो गोल्जी की, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था किसकी डिस्कवरी, तुम्हारे गोल्जी बॉडी की। अब डिस्कवरी कब की थी वो और बता दो, देखा बता दिए, तो बता दिए तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, देखूंगा फिर सही बता रहे हो गलत बता, मैं बता दूंगा तो सारे गलत गलत करके भी सही कर दोगे। फिर बढ़ते हैं, ये कहता है कि कौन सा कोशिका अंग एक कोशिका में विष तथा दवा को ये क्या है, निरावशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि विच सेल ऑर्गेनेल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन ए सेल, ठीक है भाई। कौन करता है भाई, अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारा एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम होगा वो इन सब में काम करता है, और वो करवाता कौन है भाई साहब, तुम्हारा रखता कौन है वो एंजाइम, वो तुम्हारा रखेगा तुम्हारा लाइसोसोम। कौन रखता है, तुम्हारा लाइसोसोम, और जो कि कंटेन करता है तुम्हारे एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स, जो कि इनको डिटॉक्सिफाई करवाते हैं, किन किन को, पॉइजन्स और ड्रग्स को एक सेल के अंदर भाई। कैसा लगा सवाल, फिर आ गया स्वाद, स्वाद आ गया तो फिर बढ़ लो आगे, बढ़ते हैं आगे। और ये कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला फाउंड ऑन सम सेल्स, यानी कि जो कुछ सेल्स होंगी जिनके अंदर सेल्स सीलिया और फ्लैजिला तुम्हारे प्रेजेंट होंगे, उनके अंदर तुम्हारे सीलिया और फ्लैजिला का काम क्या होता है भाई, क्या काम क्या होता है, तो बताओ भाई, सीलिया फ्लैजिला करवाते हैं क्या। अभी थोड़ी देर पहले सवाल मैंने बताया था कि जो तुम्हारे सीलिया और फ्लैजिलाज होते हैं वो तुम्हारे मोटिलिटी में काम करवाते हैं भाई, मूवमेंट में काम करवाते हैं भाई, एक सब्सटेंस को दूसरी जगह पहुंचाने में काम करवाते हैं। तो ये कहता है कि सिंथेसाइजिंग डीएनए का सिंथेसिस करवाते हैं, ना ना गलत बात है यार, एडिंग इन सेल डिवीजन ना, ये करता है मूवमेंट ऑफ द सेल और सब्सटेंसेज अराउंड द सेल, सेल के मूवमेंट में काम करता है, और सेल के अंदर जो सब्सटेंसेज होते हैं उनके मूवमेंट में काम करता है, कौन करते हैं, तुम्हारे सीलिया और फ्लैजिला। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनके मूवमेंट में काम करने वाला कौन होता है भाई, तुम्हारा वो होगा तुम्हारा फ्लैजिला, और जिसके अंदर फ्लैजिलाज एब्सेंट होते हैं तो क्या वो मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे, जल्दी बताओ। हाँ तो फिर अब बढ़े अगले सवाल की ओर। ये कहता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लिविंग बीइंग कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस।
एनसीईआरटी की लाइन सबसे पहली बात करते हो तो पहली चीज तो यही लिखी है कि सेल होती है तुम्हारी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करवाता है। कौन? मैं अभी तुम्हें बताऊं कि जो तुम्हारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारे यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर एक सेल होती है, ए सिंगल सेल, जो कि कैसी होती है, कैपेबल होती है एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की, एंड परफॉर्म द ऑल एसेंशियल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। मतलब जिंदगी जीने के लिए जितने भी एसेंशियल फंक्शंस होंगे सारे के सारे परफॉर्म करेगी। कौन? एक सेल। क्या करेगी भाई? तुम्हारे सेल। क्या चला जाएगा तुम्हारा आंसर? सेल चला जाएगा, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बढ़े अगले सवाल की ओर। ये कहता है कि प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितनी भी सेल्स होंगी, प्लांट सेल की बात करूं मैं, तुम्हारे बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करूं, अगर मैं कहूं तुम्हारी जो एल्गी होती है उसके सेल वॉल की, तो किन किन से बनी हुई होती है, कंपोजिशन का जानकारी हर चीज की होनी चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि तुम्हारे प्लांट सेल की जो सेल वॉल होगी वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, हेमीसेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और पैक्टिन की बनी हुई होती है। तो कौन सा दिख रहा है ऑप्शन? या ऑप्शन है भाई सेल्यूलोज, तो सीधी बात है कहां चला जाएगा आंसर। इसके अलावा क्या होता है भाई तुम्हारा? और क्या होगा तुम्हारा? पैक्टिन। अब अगर मैं बात करता हूं तुम्हारी एल्गी की सेल वॉल की, एल्गल सेल वॉल, तो वो किसकी बनी हुई होती है? वो और बता देगा, जल्दी जल्दी बताओ। बता दिया? नहीं बताया? चलो तो मैं बता देता हूं, लिखना तो खैर क्या ही है। ये बनती है तुम्हारी गैलेक्टेंस की। किन की बनी हुई होती है? गैलेक्टेंस की। इनके अलावा बनी हुई होती है तुम्हारे मेनन की, और अगर बनी हुई होती है तुम्हारी कैल्शियम कार्बोनेट की। ये सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे क्या बनती है? एक एल्गी की सेल वॉल बनती है। और अगर मैं कहूं तुमसे कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो तुम्हारी बनती है सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज और तुम्हारे पैक्टिन से भाई। ठीक है भाई, बढ़े आगे। स्क्रीनशॉट ले लो, सारी की सारी याद रखना भाई। ये अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन एनक्लोज सैक इज फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? बताओ बताओ बताओ। बता दूं? मैं ही बता देता हूं। गोल्गी बॉडी में नहीं होते भाई। लाइसोसोम्स, हाँ भाई होते हैं। कौन से एंजाइम्स? एसिड हाइड्रोजिलेज एंजाइम्स, जो कि डाइजेशन करवाते हैं तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के, अगर मैं कहूं फैटी एसिड्स के। डाइजेशन में काम कौन आता है? तुम्हारे एसिड हाइड्रोलिज एंजाइम काम आते हैं, और जो कि सीक्रेट होते हैं कहां से होते हैं भाई? तुम्हारे लाइसोसोम से होते हैं। कहां से होते हैं भाई? तुम्हारे लाइसोसोम से होते हैं। देखो भाई सवाल देख लिया, अच्छा लग रहा है सवाल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं आगे। फिर अगला सवाल 20वां सवाल ये कहता है कि विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन ए सेल। एक सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है, वो कौन सा होता है भाई? बताओ। सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होगा तुम्हारा न्यूक्लियस। क्या होगा तुम्हारा? नाभिक, न्यूक्लियस होगा भाई। क्या होगा? न्यूक्लियस। ठीक है भाई, बढ़े आगे। अब अगला सवाल कहता है कि प्लांट सेल्स आर जनरली लार्जर देन एनिमल सेल्स। यानी कि जो प्लांट सेल्स होती हैं, यानी कि पादप कोशिकाएं होती हैं, वो सामान्य रूप से पशुओं वाली कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। इसका कारण क्या है भाई? वो बताओ। ठीक है भाई, अब इसका कारण क्या है वो तो बाद में देखेंगे। सबसे पहली चीज कि प्लांट सेल्स बड़ी होती हैं, ये भी तुम्हें पता है। पता लगा यहां से? खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लांट सेल्स आर लार्जर देन एनिमल सेल्स, यानी कि जो प्लांट कोशिका यानी कि पादप कोशिकाएं होती हैं वो पशुओं वाली कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। पहला तो यही सवाल आंसर याद कर लो। अब क्यों होती है उसका रीजन ये है कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है तुम्हारा? वैक्यूल। और मैंने तुम्हें बताया था कि लगभग 90% एरिया कवर करता है किसका? प्लांट सेल का। कौन? वैक्यूल। ठीक है भाई। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से जो प्लांट सेल्स होती हैं यानी कि पादप कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं भाई? बड़ी होती हैं। ठीक। ये लो फिर अगला सवाल। और अगला सवाल कहता है कि विच एक्टिविटी ऑफ द सेल डज नॉट रिक्वायर द सप्लाई ऑफ एटीपी। यानी कि इनमें से कौन सी प्रोसेस के अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती? किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती भाई? तुम्हारे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एटीपी के मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऑप्शंस देखो भाई। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है भाई, सेल डिवीजन में भी होती है और प्रोटीन सिंथेसिस में भी होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एक्टिव मतलब कि एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो तुम्हारा हायर कंसंट्रेशन से किसके तरफ मूव करता है? लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। मैंने तुम्हें सारे के सारे बताए थे कि जो तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और मैं कहूं अगर तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन के बारे में
कि सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट के काम आता है। वो ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन कौन से बताए थे, मैंने तुम्हें पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया था, इसके अलावा तुम्हें बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसके अलावा तुम्हें बताया था फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है भाई। कैरियर प्रोटीन्स कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के अंदर रिक्वायर होती हैं, जरा बताना भाई। क्या कैरियर प्रोटीन्स किस में प्रेजेंट होती हैं, बताना भाई, कौन से के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, बता दोगे। बढ़े आगे, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। बढ़ गए आगे, 22 ही सवाल थे, 22 सवाल देख लिए तुमने। कैसे तो तुम्हारे सारे के सारे सवाल, पहले तो मुझे तुम्हारे भाई को ये बताओ भाई, जितने भी तुम्हारे सवाल थे ना सारे के सारे अच्छे थे। मैं कहूं कि सारे के सारे आने वाले सवाल थे, मैं कहूं कि आए हुए सवाल थे, मोस्ट रिपीटेड सवाल थे। तो पहली चीज मेरी ये याद रखो कि भाई साहब जितने भी तुम क्वेश्चंस कर रहे हो ना सारे के सारे ऐसे कर लो कि अगर तुम्हारे सामने ये दोबारा क्वेश्चंस आते हैं तो तुम उन्हें करने के लिए तैयार बैठे हो कि भाई साहब ये ले आंसर, इसका आंसर तो दूसरा है, इसका आंसर तो तीसरा है, सीधे सीधे आंसर्स लगाओगे भाई। ठीक है भाई, इतनी चीजें। और अब बात करते हैं आगे की चीजों की ओर। अब अगर मैं तुमसे कहूं, देखो आज तुम्हारे लिए 22 सवाल थे, अब मैं लेके आ रहा हूं तुम्हारे लिए एक शानदार सवाल, उसकी सीरीज 50 क्वेश्चंस होंगे। ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि मोस्ट रिपीटेड, आज से पहले जितने भी क्वेश्चंस तुमसे रिपीट किए गए, आज से पहले जितने भी तुम्हारी पीवाईक्यू की सीरीज चला रहा हूं मैं, कि जितनी भी पीवाईक्यूज तुम्हारे सामने होंगे वो सारे के सारे आज तुम्हारे मतलब कि जब भी तुम्हारा मैं सीरीज लेके आऊंगा उसके अंदर सारे पीवाईक्यूज होंगे मेरे भाइयों। ठीक है, सारे के सारे सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे वहां पे। आज के लिए तो मैं खैर कहूंगा यहीं। थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए, पूरी सारी क्लास में मुझे सुनने के लिए, और सुनने के लिए इतना सुना तुमने उसके लिए भी धन्यवाद। सारे के सारे सवाल देखो, आखिरी में जाते जाते देखो जिन भाइयों को जरूरत है उन भाइयों को भेजो कि भाई ये लो, ये सवाल पकड़ो, करो, फ्री रहो, मौज रहो और पढ़ते रहो, मस्त मचाते रहो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।